नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन के मंच पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नववर्ष की भी आने वाली। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्टूडेंट करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत परिवर्तन के मंच पर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एनर्जी सेक्टर में हमारे लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं, या हमारे लिए इनोवेशंस, या और हम अपना बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये सब आपको जानकारी आज के टॉपिक में मिलेगी। तो आज के टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं श्री राज सिंह निरंजन सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। इन्होंने बहुत अ, ज़्यादा काम कर रखा है एनर्जी सेक्टर में। तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा इस परिवर्तन के मंच पर। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कि आपने हम लोगों को यहाँ पर हमारे साथ आए और हमारे इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा बने। सर, हम लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवर्तन का जो ये मंच है, इसमें स्टूडेंट करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग हर लगभग 15 डेज़ में एक नया कोई ना कोई टॉपिक जो स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं, वो टॉपिक लेकर के आते हैं और उसको डिस्कशन करते हैं। और एनर्जी सेक्टर का एक बार पहले भी डिस्कशन हुआ था, काफ़ी पहले 5 महीने लगभग हो गए। और आज सर आपके साथ हमें साथ मिला है और आज हम निश्चित रूप से कुछ और भी न बहुत कुछ नया जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें कि बच्चों के पास अब बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, जिनको काम करने के लिए है। तो सर का मैं ब्रीफ परिचय मैं देना चाहूँगा, फिर मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अपना थोड़ा-सा डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे। तो सर जो हैं श्री राज सिंह निरंजन सर एनर्जी एक्सपर्ट हैं और ट्रांस इंडिया लॉ एसोसिएट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने फाउंडर भी हैं डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशंस के। तो सर, ये थोड़ा-सा मैंने ब्रीफिंग किया है, लेकिन बहुत लंबा है। सर का विभिन्न रेलवे के बोर्ड में और बीएसईएस में सभी जगह एक्सपर्टीज़ एज़ ए लॉ, एज़ एनर्जी एडवाइज़र सर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहूँगा सर एक बार आप दर्शकों को बताएँ कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, फिर हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। जी सर। थैंक यू आशीष जी एंड सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार एंड लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। सो मैंने करीब लास्ट 20 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन एनर्जी एंड सोलर सेक्टर। सो एनर्जी सेक्टर जब मैं बोलता हूँ तब इसका मतलब है सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ई मोबिलिटी। सो ये सारे सेक्टर्स मैं कवर करूंगा आज एंड डिस्कशन में। और आप सब, इट इज लाइव, यू कैन शेयर योर कमेंट्स, यू कैन शेयर योर क्वेश्चंस आल्सो एंड वी विल टेक इट फॉरवर्ड। सो आई हैव रिटन 2 books on electricity laws. So first book was published in 2004, यूनिवर्सल पब्लिकेशन published it, इलेक्ट्रिसिटी लॉज इन इंडिया। और 5 साल तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में that was, I think, only book available to all the institutions including Supreme Court and Appellate Tribunal of Electricity. And now my second book is under publication, so in next 7-8 days I am expecting Energy Laws in India. It is the course book for engineers or LLM students to study energy laws actually. And राइट I सर। have been blessed to be a legal advisor of International Solar Alliance. Presently my designation is I am managing partner Trans India Law Associates. It is my day job, and in evening, in free time, I work for a foundation which is called Dr. Gopal Energy Foundation. So back to you, Ashish ji, please. राइट सर। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोर्सेज़ भी हम लोगों के यहाँ चलते हैं एनर्जी के। गवर्नमेंट ने और सभी पॉलिटेक्निक्स में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एनर्जी का सब्जेक्ट एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एनर्जी मैनेजमेंट। और उस सब्जेक्ट्स में सभी सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट जो हैं, वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में, और उनके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो आज उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है सर, और आपका साथ मिलेगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा प्रोग्राम। तो सर, जैसा आपने बताया कि आपकी एक बुक 2004 में ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी नॉर्म्स के बारे में जिसमें है, और 2023 में अब यानी कि अब और आने वाले, जो कि हम लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगी, और हम डेफिनेटली इसको ज़रूर रेफर करेंगे। सर, अब जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि एनर्जी सेक्टर डेफिनेटली कई सारे फील्ड्स हैं, हम केवल सोलर की ही बात नहीं करेंगे, साथ में ऑयल सेक्टर की भी बात करेंगे, विंड एनर्जी की, टाइडल एनर्जी की, सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो सर, पहले ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा-सा बच्चों को एक बार जानकारी दे देते हैं कि कौन-कौन से फील्ड हैं, और फिर एक-एक करके हम उस फील्ड के बारे में देखते हैं उसमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं।
जी तो सर। आशीष जी, पहले तो हम ये जान लें कि पावर सेक्टर का मतलब क्या होता है। कि राइट सर। पावर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज, तो सेकंड स्टेज में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। पर पहले एज अ इंजीनियर और एज अ लॉ ग्रेजुएट और अ पर्सन हु इज डूइंग ग्रेजुएशन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर सेक्टर एंड व्हाट इज एनर्जी सेक्टर, और उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो राइट सबसे सर। पहले अगर पावर सेक्टर की बात करें तो 5 चीजें पावर सेक्टर में आती हैं, 1 2 3 4 5, इट इज पावर सेक्टर। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, transmission of electricity, distribution of electricity, trading of electricity and supply of electricity. Together these 5 things constitute power sector. अगर कोई आज के बाद आप सब लोगों से बोले कि सर पावर सेक्टर में काम करना है, इसका मतलब वो इन क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी। काम कर रहा है, नंबर 1। अब बात, क्योंकि एनर्जी सेक्टर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, ऊर्जा सेक्टर में मैं आपको ये बता सकता हूं कि वैल्यू चेन क्या है ऊर्जा सेक्टर का। उस वैल्यू चेन से वो क्लियर हो जाएगा कि ऊर्जा सेक्टर क्या है। तो ऊर्जा सेक्टर, राइट। जैसे 5 चीजें पावर सेक्टर में है, ऊर्जा सेक्टर में 10 चीजें। सो 10 थिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एनर्जी सेक्टर। और उसी में 10 में आपको अपना आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे आपकी एक्सपर्टाइज है, या कहां पे आपकी लगन है, कहां पे आप काम करना चाहते हैं, कहां पे आपको अपॉर्चुनिटी है या आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है जहां पे आप वर्क कर सकते हैं। सो उन 10 चीजों की अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं एनर्जी फ्यूल्स। एनर्जी फ्यूल्स, कुछ फ्यूल्स कॉस्टली होते हैं, कुछ फ्यूल्स फ्री होते हैं। सो फॉर एग्जांपल सोलर इरिडिएशन या फिर वाटर, फ्लोइंग वाटर इज अ फ्री फ्यूल, और फ्लोइंग या विंड, इट इज अ फ्री फ्यूल। बट देन सम फ्यूल्स आर कॉस्टली। सो फॉर एग्जांपल ऑयल, नेचुरल गैस या कोल, आप जब एक्सकवेशन करते हो तो वो कॉस्ट पेड फ्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी फ्यूल्स। फ्यूल्स के बाद सेकेंड आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड आपका आ गया पावर सेक्टर में। थर्ड आता है जी। स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ एनर्जी दोनों तरफ से होता है। पहले भी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पहले भी स्टोरेज होता है, जहां पे आप जो फ्यूल ही स्टोर कर लेते हो। अगर आप कोल स्टोर कर रहे हो या पेट्रोलियम नेचुरल गैस स्टोर कर रहे हो तो वो स्टोरेज में आ जाएगा। लेकिन अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद भी स्टोर कर सकते हो। सो हाइड्रोजन एनर्जी। फिर उसके बाद आपकी, तो एक जो बेस, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज। तो सबसे पहले मैंने एनर्जी फ्यूल्स बोला, फिर मैंने बोला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैंने बोला स्टोरेज ऑफ एनर्जी। में मैंने दोनों चीजें बोल दी, एक में आप फ्यूल्स स्टोर कर रहे हो, एक में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहे हो। फिर आपका आएगा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीजें पावर सेक्टर के कंपोनेंट है, वो चेन में चल रहा है वो। नेक्स्ट आपका 6 हो गए, आपका 7, 8वां आएगा चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स। इसका मतलब ई मोबिलिटी क्या है। अब इंडिया में अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, पर यूएसए में एक रिसर्च हुई है कि भाई अगर सारी की सारी गाड़ियां यूएसए की कन्वर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम कर दें तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी, एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड। तो उसमें पता चला कि 48% एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल व्हीकल्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम इंडिया में भी ये समझ सकते हैं अराउंड 50%। 50% additional electricity has to be generated only for electric vehicles. अब petrol pumps in next 20 years will vanish. They will become energy stations. मतलब अब पेट्रोल, फ्यूचर का जो पेट्रोल पंप है वो चार्जिंग स्टेशंस हैं। सो जो चार्जिंग स्टेशंस लगाएगा उसको बोलते हैं चार्ज पॉइंट ऑपरेटर। आप मतलब पेट्रोल पंप के मालिक। सो वो अपॉर्चुनिटी है चार्ज पॉइंट ऑपरेटर नेक्स्ट। उसके बाद जो एनर्जी सेक्टर में आता है वो ये आ जाएगा कि भाई चार्ज पॉइंट ऑपरेटर तो ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे प्रोज्यूमर। मैं कंज्यूमर नहीं बोल रहा हूं इसमें, मैं प्रोज्यूमर बोल रहा हूं। प्रोज्यूमर में अगर आप रूफटॉप सोलर लगा रहे हैं और ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जब जरूरत है और जब उससे ले रहे हैं तो आप प्रोज्यूमर हैं। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं और जब ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी जब सस्ती है तब ले रहे हैं और जब महंगी है तब दे रहे हैं तो आप प्रोज्यूमर बन गए। आप अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और फिर अगर किसी और को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो आप प्रोज्यूमर तब भी है। या आपके घर में अगर बैटरी है, बैकअप सिस्टम है, then you are a prosumer actually. So everyone will become prosumer indirectly and directly actually. All right. और राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10th कंपोनेंट जो एनर्जी सेक्टर का है वो है डीकमिशनिंग। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी डीकमिशनिंग की। बट कोई चीज अगर जिंदा पैदा होती है तो वो मरती भी है। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो ब्रह्मा जी अगर सब कुछ पैदा करते हैं, विष्णु जी अगर सबको सबको पालते पोसते हैं, तो विष्णु शिव जी का काम है जो पुरानी चीज हो गई या खराब चीज हो गई उसको डिस्ट्रॉय करना।
तो वो डीकमिशनिंग का काम, ये पूरी साइकिल है एनर्जी सेक्टर की। इस साइकिल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डीकमिशनिंग में एक्सपर्ट हैं, सोलर प्लांट का डीकमिशनिंग या विंड पावर का डी, या जो हमारे थर्मल पावर प्लांट सब डीकमिशन होंगे या रीपर्पज होंगे। बहुत सारे थर्मल पावर रीपर्पज होने वाले हैं पूरे इंडिया में। सो आप आइडेंटिफाई कर लिए इन 10 चीजों में, एनर्जी फ्यूल्स एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, सप्लाई, आप चार्ज पॉइंट ऑपरेटर, प्रोज्यूमर एंड डीकमिशनिंग, कहां आपका इंटरेस्ट है। ये है सर आशीष जी, एकदम सिंपल वर्ड में राइट एनर्जी सेक्टर। जी सर बोलिए। राइट सर, यानी कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। सर ने बताई कि पहले सर ने बताया कि एक पावर सेक्टर पार्ट होता है और एक एनर्जी सेक्टर, दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पावर सेक्टर के अंतर्गत जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिंग एंड देन सप्लाई। तो ये सेक्शन हो गए इसके पावर सेक्टर के पार्ट हैं। और जो एनर्जी सेक्टर का जो पार्ट सर ने बताया उसको हम 10 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं, जो कि पॉइंट रहेंगे उसमें। पावर सेक्टर के 5 पॉइंट अवेलेबल हैं उसमें साथ में। और सर ने बताया कि एनर्जी जो है, फ्यूल जो है वो रॉ फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, और उसके बाद फिर जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी हम स्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास स्टोरेज के पॉइंट से है, कहाँ कहाँ हमें स्टोरेज अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा चार्ज पॉइंट ऑपरेटर सर ने बताया कि जो जो हमारे जैसे आज के डेट में हमारे पास पेट्रोल पंप हैं, तो वो भविष्य में हमारे चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट कहे जाएंगे, चार्ज पॉइंट ऑफ ऑपरेटर्स वो कहे जाएंगे। और अगर हमारे पास हम जैसे सर ने बताया कि एक इस रिसर्च में बताया कि अगर सारी कारें या सारे व्हीकल आपके इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट करने लग जाएंगे, सारे ई व्हीकल हो जाएंगे, तो फिर हमें कितनी एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी जो कि हम जनरेट कर पाए। तो उसके साथ साथ सर ने बताया कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कंज्यूम तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो आपका खाली पड़ा हुआ है जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, तो उसको एनर्जी को वापस आप सप्लाई भी कर सकते हो जहां रिक्वायर्ड है वहां। तो इसलिए आप जो कंज्यूमर नहीं रहेंगे केवल और केवल, आप प्रोज्यूमर कहलाए जाएंगे। और जो राइट। भी अब हमारे हमने ये सब प्रोड्यूस किया है तो निश्चित रूप से उनका एक लाइफ साइकिल होता है, और उस टाइम पर फिर उनका एक अंत आता है, तो उसको कैसे हम डिकमिशनिंग करेंगे वो भी एक अपॉर्चुनिटी वहां भी है। तो सर अब एक एक करके चलते हैं कि हम लोगों को कहाँ, स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें कि वो अपने को सर्च कर सकते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी। आशीष तो जी ऐसा है। जनरेशन, जी सर। हाँ जी जी बोलिए बोलिए। आप, सर ऐसा है, जनरेशन, इनमें ना, इनमें कुछ सेक्टर सनराइज इंडस्ट्री है, ग्रोइंग। अच्छा सो आपको ये तो क्लियर होना है कि जो इंडस्ट्री बहुत बिल्कुल डेवलप्ड है, उसमें आप दिमाग ना लगा के जो सनराइज इंडस्ट्री है उसमें आप फोकस करें। राइट तो एनर्जी की चेन में 5 6 7 सनराइज इंडस्ट्री है और बाकी ट्रेडिशनल है, तो उनमें फोकस ना करके आप सनराइज इंडस्ट्री में फोकस करें। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब क्योंकि अब जनरेट एक एक करके हम लोग इसको सेक्टर को डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है डिस्कस करेंगे। आशीष जी मेरे ख्याल से आप जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। जी सर, मैंने कहा एक बार शुरुआत करते हैं कि जनरेशन के सेक्टर में हम फिर कहाँ कैसे बच्चों को मिलेगा, वो चीज जानना राइट चाहते हैं जी सर। राइट। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, और सोर्सेस चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो, चाहे हाइड्रो हो। एक चीज देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी, 3 एक्सीडेंट्स हुए सबसे बड़ी कंट्रीज में। एक्सीडेंट हुए जो सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्रीज थी उनमें एक्सीडेंट। अगर 3 माइल आइलैंड है यूएसए में हुआ है एक्सीडेंट न्यूक्लियर का। चेरनोबिल है तो रशिया यूएसएसआर जो सबसे उस समय टेक्नोलॉजी का लीडर था, हीरो था, वहां पे हुआ। जब आप फुकुशिमा की बात करें तो जापान में हुआ। तो मन में सबके एक डर बैठ गया है, इनविजिबल, इसको बोलते हैं फियर ऑफ इनविजिबल रेडिएशंस। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी सोशली ज्यादा है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं। और उसका अगर आपको प्लांट लगाना है तो आपको लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। इट इज अ लाइसेंस्ड एक्टिविटी। सो आपका बैरियर, एक तो बैरियर एनवायरमेंटल बैरियर हो गया आपका, दूसरा बैरियर होगा लाइसेंस बैरियर हो गया आपका, तीसरा कॉस्ट बैरियर हो गया। तो ये अभी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर और छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए उतनी, एंटरप्राइज के लिए उतनी ठीक चीज नहीं है। आप अगर कंट्री लेवल पे बात करें वो अलग बात है। तो ये एक चीज आप हटा दीजिए।
दूसरी बात यह है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण इंडिया ने 2003 के पहले अगर कोई इंडिविजुअल कहता कि मैं एंटरप्रेन्योर हूं, आई वांट टू एंटर एनर्जी सेक्टर, मे बी मैं मना कर देता उसको। लेकिन 2003 के बाद जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस हुई है और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई है, उसके कारण अब इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। जनरेशन को ही हम एक केस लेके चलते हैं। जनरेशन में अल्टीमेटली ये पाया गया कि आपको जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जो आपके पेट्रोलियम एनर्जी है या कोल है, उससे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा उन फ्यूल्स में जो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल फ्यूल्स और क्लीन फ्यूल्स की बात करें तो हमें सबसे पहले देखा न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑप्शन था। न्यूक्लियर एनर्जी एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी डिफिकल्ट चीज है, तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरा है हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी का पोटेंशियल 50,000 मेगावाट है। 50 नहीं, मेरे ख्याल से सॉरी, ये है जो हाइड्रो एनर्जी का जो भी पोटेंशियल है वो अपने इंडिया के जो पोटेंशियल को उसको कवर अप नहीं कर पाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उतना पोटेंशियल, हाइड्रो एनर्जी का कितना पोटेंशियल है, एक सेकेंड, ऑल राइट। सो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वो कवर नहीं कर पाएगा। और दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करना है आपको 25 मेगावाट से प्लस में, उसके लिए अप्रूवल 20 अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड है और 10 अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड है। एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत टफ टास्क है। वो सिर्फ शाहरुख खान कर सकता है वहां पे टीवी में। यहाँ पे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स वो 20 और 10 अप्रूवल से ना बड़ा लंबा लंबा खेल है। तो आप दोनों रिन्यूएबल, जो दोनों क्लीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, हाइड्रो भी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है और न्यूक्लियर भी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इन दोनों को छोड़ दें तो आपके पास क्या बचता है? सोलर एंड विंड। दो चीजें आपको बचते हैं क्लियरली। अब सोलर और विंड में, विंड की जो पोटेंशियल है, अगर 50 मीटर हाइट का आप विंड टावर लगाते हैं तो 50 गीगावाट्स है। अगर आप 80 मीटर हाइट के टावर्स लगाते हैं विंड के तो 500 गीगावाट्स है। आप अगर ऑफशोर जो समुद्र में विंड कैपेसिटी आप लगाते हैं तो 150 गीगावाट्स है। अगर ये सब ऐड कर दें आप, तब भी भारत देश को जो जरूरत है वो पूरी नहीं होगी। जो 500 गीगावाट जो हम अभी 10 साल में सोच रहे हैं वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने पहले आपको जो क्लीन सोर्सेस बताए, तो आपको न्यूक्लियर एनर्जी आपका साइड करा मैंने। दूसरा मैंने बोला आपका हाइड्रो में क्या चैलेंज है। तीसरा मैंने विंड का बता दिया, लिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बचती है वो सोलर सेक्टर में बचती है। सोलर सेक्टर की पोटेंशियल इंडिया में 1500 गीगावाट है। आपको प्रोड्यूस सिर्फ 500 गीगावाट टारगेट करना है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। 1 किलोवाट से लेकर के 1000 मेगावाट भी आपको प्रोड्यूस करना है, आपको स्केल करना है, आप स्केल भी कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी, इसलिए पहले मैं आशीष जी चाहता था कि मैं क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और इसमें हम जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये पता है चला कि सोलर में हम जा सकते हैं। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही बताया सर आपने। ये बहुत ही बढ़िया चीज करी कि पॉइंट एक क्लियर आउट करा कि जो पिक्चर है भाई, फील्ड्स तो हमारे पास हैं सभी। अब उन फील्ड्स में सर आपने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसकी उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, और इंडिविजुअल एज एन एंटरप्रेन्योर आप आसानी से वहां पर एंटर नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स आपने देखे रखे हैं कि जापान के जो केस है और यूक्रेन का केस है और खुद यूएसए का केस है, तो वहां पर न्यूक्लियर जिस तरीके से डिसास्टर हुआ, उस उसकी वजह से लोगों में भी डर है। और इंडिविजुअल तो एंटरप्रेन्योर यूजुअली उसको नहीं अडॉप्ट करेगा, क्योंकि तो कम्युनिटी भी उसको फॉलो अप नहीं करती, उसको उतना जल्दी कंफर्टेबल नहीं है उसमें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपने बताया कि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगी। दूसरा सर, जैसे हाइड्रो की बात करी आपने कि हाइड्रो भी जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि हम लोगों का वो फिल अप कर पाए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसी प्रकार से अगर विंड की बात करें, विंड और सोलर अब बचते हैं, तो विंड की अगर बात करें तो विंड की जो लोकेशंस है, एक तो कुछ तो लोकेशन वाइज भी उसमें देखना पड़ता है, और फिर जो टावर की हाइट है जहां पर आप फैन लगाएंगे तो वो भी देखना पड़ता है। तो उस वो सब अगर बहुत ही अच्छा मान ले तब भी आप उसको, वो हमारा फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है। तो अब जो हमारे पास ऑप्शंस जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो है सोलर के क्षेत्र में, गोल्डन जहाँ क्योंकि अपॉर्चुनिटी। लगभग, हाँ, तो 1500 गीगावाट जो हमें प्रोवाइड कर सकता है।
तो सर अब यानी कि हम लोग जो है अब डिस्कशन इस क्षेत्र पर फोकस करते हैं कि सोलर में हमें हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सर इसमें थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज दोनों ही मैं चाहूंगा दोनों डिस्कशन हो जाए तो और बहुत अच्छा रहेगा। पहली जॉब अपॉर्चुनिटी और पहली एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी सोलर में लैंड से रिलेटेड है। राइट एक चीज सर। याद रखिए, जब थर्मल पावर प्लांट आप लगाते हैं तो 1.2 मेगावाट थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपको, सॉरी, 1 मेगावाट थर्मल पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1.2 एकर्स लैंड चाहिए। लेकिन सोलर में आपको 1 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने के लिए आपको 5 एकर्स लैंड चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज सोलर में, सोलर इंडस्ट्री को अगर आप कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर या एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैंड एक्विजिशन में आप एंटर करिए। एक तो लैंड एक्विजिशन में हमारी कंट्री कृषि प्रधान देश है, सो लैंड के बारे में वो सबसे अच्छे से जानती है और उसके लॉ को भी उसको समझने में आसानी होगी। अगर हमारे लोग जो इस संस्था में जो सुन रहे हैं, आप एक जी चीज सर। ही सोचिए, 25 लाख एकर्स ऑफ लैंड विल बी एक्वायर्ड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर 25 लाख एकड़ लैंड एक्वायर करना है सोलर कंपनीज को अगले 10 साल में, और अगर कोई बंदा, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो बोले कि मैं आपको लैंड एक्विजिशन करवा के दे सकता हूं, मैं सारी लीगलिटी समझ रहा हूं उसके, मैं खुद ही किसान हूं, मेरे को पता है क्या है इश्यूज, क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो क्लियर हैं, तो उसकी वो कभी जॉबलेस नहीं रह सकता एज अ एंटरप्रेन्योर। नंबर वन, एवरी कंपनी इज सर्चिंग फॉर पीपल, एंटरप्रेन्योर्स who can tell them, who can guide them, who can educate them कि भाई भाई 25 मिलियन इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर भाई। इतना राइट इतना सर। लैंड करना है। और ये है, इसमें एक चीज याद रखिए, ये लोकल सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें भी आती है कि अगर आप यूपी के हैं या अगर आप मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश को लॉस को जानते हो। कोई एक्सपर्ट दिल्ली में बैठ के नहीं बता सकता कि लैंड लॉस क्या है मध्य प्रदेश के और उड़ीसा के या तमिलनाडु के। जहां पे आपको, वहीं पे आप अपना एंटरप्राइज खोल सकते हो कि लैंड एग्रीगेशन मैं करूंगा, किसानों को भी ज्यादा पैसे दिलवाऊंगा, और सोलर कंपनीज में सोलर प्रोडक्शन भी होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। इसमें आपको सिर्फ ये जानना है, रूल 7/3 का रूल फॉलो करना है आपको। मैं आपका आंसर भी बता देता हूं आपको, ठीक है। और 7/3 का रूल ये है, अगर ग्रीन फील्ड सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है तो 7 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके स्टेट में क्लियर होने चाहिए। एक फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो क्लियर होना चाहिए, लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड। स्टेट लैंड है स्टेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना सकती लैंड से रिलेटेड। लैंड और एग्रीकल्चर ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। तो आपने अगर लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड अपने स्टेट में आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे किसान बही है या खाता खतौनी है या जमाबंदी है। सेकेंड, आपने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर क्रॉप रिकॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिया जो पोजेशन को बताता है, सो जैसे आंध्र प्रदेश में पाहनी है, तमिलनाडु में अदंगल है, खसरा है यूपी में। तो सेकेंड इज आपको क्रॉप रिकॉर्ड्स। थर्ड इज टैक्सेशन रिकॉर्ड्स। फोर्थ इज यूटिलिटी रिकॉर्ड, अगर एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वाटर टैक्स है। फिफ्थ इज लोकेशन रिकॉर्ड, सो खतौनी नक्शा हो गया, कैडेस्ट्रियल मैप हो गया, विलेज मैप हो गया। सिक्स्थ इज मॉर्गेज रिकॉर्ड कि भाई एनकम्बरेंस तो कोई प्रॉपर्टी पे नहीं है। और सेवेंथ इज आपका केवाईएस, मतलब नो योर सेलर, उसका आधार और पैन होना चाहिए। ये 7 रिकॉर्ड अगर आपने अपने स्टेट में आइडेंटिफाई कर लिए और ये एजुकेशन आपने सोलर कंपनी को दे दी कि मैं लैंड एग्रीगेट करवा दूंगा और लीगलिटी से आपको बचा लूंगा, तो आपके लिए एंटरप्राइज अवेलेबल है। या अगर आप अपना एंटरप्राइज नहीं खोलना चाहते, आपने एप्लीकेशन लगाई कि मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं और मुझे लैंड लॉस के बारे में पूरा आइडिया है, आपकी नौकरी जल्दी लग जाएगी। सो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के 7 डॉक्यूमेंट है। जैसे आप ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में जाते हो, सो फॉर एग्जांपल कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है या प्रोजेक्ट बन रहा है, अब किसी दूसरी कंपनी ने सोलर प्रोजेक्ट को एक्वायर कर लिया, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो गया। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में 3 डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। वो भी डॉक्यूमेंट के सिर्फ नाम बता देता हूं मैं, किसी को डिटेल्स में चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकता है मुझे, या आशीष जी को व्हाट्सअप कर सकता है, या ग्रुप में लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, तो हम डिटेल में, और अगर आप लाइक दोगे तो मैं फिर और डिटेल में आपको बता दूंगा। तो 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, क्योंकि कंपनी है, वो कंपनी बन गई जो कंपनी ने एक्वायर, क्योंकि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो फिर उसका कमर्शियल रिकॉर्ड, क्योंकि लैंड यूज चेंज हुआ है कि नहीं, क्योंकि फिर से पहले सोलर प्लांट बना हुआ था, इसलिए कमर्शियल रिकॉर्ड, डेवलपमेंट लाइसेंस है कि नहीं है। लास्ट 10th है आरओडब्ल्यू रिकॉर्ड, जब वो ट्रांसमिशन लाइन आप बिछाते हैं, तो जो आरओडब्ल्यू खेत में से जो ट्रांसमिशन टावर्स जाते हैं, उसके रिकॉर्ड्स क्या है। ये 10 रिकॉर्ड्स आप समझ लें, अगर इन 10 रिकॉर्ड्स को समझ लें, तो आप एक असेट है देश के लिए, आप सोलर कंपनीज के लिए असेट है।
तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में एंटरप्राइज के लिए और वहां पे नौकरी करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लैंड लॉज ऑफ इंडिया। और हमने एक हमारे फाउंडेशन ने कोर्स भी चालू करा है लैंड लॉज के लिए, आप उसको देख सकते हैं, DGEF है, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन। वो इसीलिए जो जिससे कि लैंड एक्विजिशन अच्छे से हो, जल्दी हो, ये करा है। तो एक अपॉर्चुनिटी ये है। मैं बाकी अपॉर्चुनिटीज भी बताऊं क्या आशीष जी, जनरेशन? बिल्कुल। तो एक लैंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी जी सर। अपॉर्चुनिटीज सोलर रूफटॉप की हो गई। सोलर रूफटॉप में स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक अपना प्लांट आराम से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कमर्शियल प्लेसेस में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं। आज की तारीख में सारे स्टेट्स में एक नई फैसिलिटी दी गई है, उसको बोलते हैं नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग एंड नेट बिलिंग। 3 चीजें हैं। आप अपने स्टेट में आइडेंटिफाई, हर स्टेट की थोड़ी अलग अलग है, रिमेंबर, आप अपने स्टेट में आइडेंटिफाई करिए इन 3 चीजों के रूल्स क्या हैं। ठीक है, नेट मीटरिंग लिख लीजिए, ग्रॉस मीटरिंग लिख लीजिए, नेट बिलिंग लिख लीजिए। अब इनके बारे में आप खुद रिसर्च करिए, खुद समझिए। आपको और जानना है तो आप ग्रुप में लिखिए, हम एक और सेशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वो ये लंबे टॉपिक है, इसलिए आशीष जी मैं पूरा बता नहीं रहा हूं। बिल्कुल जैसे बिल्कुल ही आप सर। ये समझेंगे, आप रूफटॉप में एक्सपर्ट है। आप रूफटॉप पूरे स्टेट में आराम से लगा सकते हैं। आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि कैसे रूफटॉप लगाना है, कैसे उसके पैसे वसूलने हैं। तो एक दूसरी अपॉर्चुनिटी जनरेशन में ये है। थर्ड बिल्कुल सर। अपॉर्चुनिटी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैन्युफैक्चरिंग है। मैं पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, इनगॉट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। पैनल के अलावा 200 छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। भाई नीचे का जो बेस है, पैनल किसी बेस पे लगेगा ना पैनल, कोई बिल्कुल नट सर। चाहिए होगा ना, कोई और इक्विपमेंट चाहिए, आइडेंटिफाई करिए वो 200 क्या है। और होम इंडस्ट्री में अपने कमरे में बैठ के उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादा एफर्ट नहीं कर रही हैं। आपकी लोकल रिक्वायरमेंट है, सस्ते में आप दे सकते हैं उसको। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द थर्ड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द सेक्टर। फोर्थ एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूंगा, कैप्टिव पावर प्लांट और ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट। कैप्टिव पावर प्लांट, ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट अलग से बताने का पर्पस मेरा ये है कि कैप्टिव और ग्रुप कैप्टिव को एडिशनल बेनिफिट दिया गया है कॉस्ट का। सो कैप्टिव पावर प्लांट अगर कोई बंदा लगाता है, अगर आप किसी को एनकरेज करते हैं और हेल्प करते हैं उसकी लगाने में, तो आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं देना, आपको एडिशनल सरचार्ज नहीं देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 10 साल के लिए नहीं देना, आपको ये 5-6 ट्रांसमिशन लाइसेंस नहीं लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नहीं लेना है। ये सरकार ने 5-6 बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रखे हैं आपको। तो आपके कंज्यूमर या आपके क्लाइंट को तो बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप सस्ते में बिजली दे रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये 3-4 अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं आशीष जी। सो होप ये यूजफुल होंगे हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल सर, ये सर ने बहुत ही बढ़िया चीजें बताई कि हम लोगों को कहाँ कहाँ पर एज एन इंटरप्रेन्योर, एज एन और जॉब की कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज है, सर ने बतलाई है। मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि एक तो लैंड ओनरशिप का जो एक मेन इशू है, कि जो कोई भी कंपनी, सोलर कंपनी, वो चाहती है कि हमें लैंड एक्विजिशन आराम से हो जाए। तो आपके लिए एक ऑप्शन मिलता है कि आप एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर आपका एक्सपर्टीज सर ने बताया कुछ 5-7 पॉइंट करीब सर ने बताया, अगर वो 7 डॉक्यूमेंट्स आपके अपने स्टेट वाइज, ये स्टेट वाइज भी अवेलेबल है, तो आप किसी भी स्टेट के हैं तो अगर अपने उस स्टेट में आप देखें कि वहां पर क्या लैंड के रिकॉर्ड्स वगैरह क्या चीज रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विलेज मैप, उसका मॉर्टगेज, क्रॉप रिकॉर्ड, लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड, ये सारी चीजें जो सर ने बताई, इन चीजों को आप पॉइंट आउट कर लीजिए। और अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लें और अपनी नॉलेज अच्छे से कर लें, तो यहाँ पर आपको एक एंटरप्रेन्योर की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप कंपनी में बात करके इसमें आप बता सकते हैं कि भाई ये काम मैं अच्छे से जानता हूँ और ये मैं कर सकता हूँ, तो वहां से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको कंपनी में मिल सकती हैं। तो यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा फील्ड है, थोड़ा सा इसको सर्च आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद सर ने बताया कि जो है जो लैंड और सोलर रूफटॉप, इन सब में सोलर रूफटॉप की जो बात हुई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की और कैप्टिव पावर प्लांट की बात हुई, तो सोलर रूफटॉप में कैसे हम सोलर पैनल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां पर भी ऑप्शंस हैं। वहां के लिए सर ने बताया कि 3 मुख्य नियम हैं, वो भी लोकल, आपको लोकली भी देखने पड़ेंगे क्या क्या है, आपको स्टेट वाइज देखना पड़ेगा आपको, और वहां आप देख करके एक अपने लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो सर मैं ये बताना चाहूंगा कि कई जगहों पर मतलब ये काम काफी अच्छा चल भी रहा है, हमारे स्टूडेंट्स भी कई सारे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जो लोग अभी नए हैं उनको शायद ना मालूम हो।
लेकिन काफी स्टूडेंट्स जो है रूफटॉप वाले में लगे हुए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं तो कांटेक्ट आप हमारे परिवर्तन के माध्यम से, सर ने बताया कि सर से एक्सपर्ट राय ले सकते हैं, और सर ने फाउंडेशन का भी नाम बताया है, डॉक्टर डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन, राइट सर? डॉक्टर तो गोपाल एनर्जी वहां से, फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट है dgef.in। उसमें हमने क्या है, जी इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और राइट टू एनर्जी के लिए वर्क कर रही है, जहां पे जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी, वो जो इंडस्ट्री के ऑफिसर्स को, जिनको जो नॉलेज नहीं थी, उसके लिए हमने कोर्सेज शुरू करे हैं। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको गो अहेड कर सकते हैं, और आशीष जी से और परिवर्तन से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को ये फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारे सर जो स्टूडेंट्स हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, इस अपने एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं वो, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। और जो लोग जॉब की सोच रहे हैं तो जॉब के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी सर ने बताई है। तीसरा पॉइंट सर ने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का। तो हम यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर हम सोचते हैं कि सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सर ने बताया कि सोलर पैनल को आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजें भी बहुत सारी हैं, लगभग 200 आइटम ऐसे होते हैं जो कि आप लोकली अवेलेबल करवा सकते हैं उस इंडस्ट्री को, और वो सस्ते में आप, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह सब घट जाता है, और वो आप बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। और लोकल जो बनता है वो वहाँ की स्टेबिलिटी और लोकेलिटी और एनवायरनमेंट सब चीजों को देख करके बनाई जाती है, तो काफी स्टेबल भी होती है, तो वो उसको बैलेंस बहुत ऑफ अच्छी प्लांट आपको मिल बोलते हैं सकती हैं। आशीष। हाँ, जैसे उसको एक छोटा बैलेंस सा ऑफ प्लांट एग्जाम्पल बोलते आपका, हैं। उसको बैलेंस ऑफ प्लांट बोलते हैं। सो पैनल में, मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत राइट सर? कंपटीशन है, लेकिन वो बैलेंस ऑफ प्लांट का जो कंपटीशन जी सर। बहुत कम है, मतलब यू कैन एंटर द बिजनेस। ठीक है जी जी। जैसे फ्रेम बनाया, जिसमें फ्रेम में सोलर पैनल लगना है, वो फ्रेम अच्छे राइट। से आपने बना दिया, और जहां पर जैसा डिजाइन है उसी हिसाब से आपने प्रोवाइड कर दिया, कस्टमाइज डिजाइन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि रूफ टॉप क्या होता है, सबका रूफ अलग अलग टाइप का होता है, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो वहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप टाई अप कर लेते हैं कंपनी के साथ, तो ये पर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं एक्सपर्टीज बनने की। अगर आप थोड़ा बहुत भी थोड़ा सा अपना हाथ पर मारेंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा खुला हुआ रहेगा, यहाँ बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। और एक फोर्थ पॉइंट सर ने बताया कैप्टिव पावर प्लांट और ग्रुप कैप्टिव पावर प्लांट, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप सर्च आउट कर सकते हैं इसके बारे में, और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं उसको आप ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं जहां पर सर ने बताया कि जहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और जहां जॉब भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सर अब इसमें जैसे सोलर का इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे स्टूडेंट्स जो निकलता है हमारा, अब उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, और शुरुआती तौर पर वो क्या होता है कि वो घबराता रहता है कि हम इस क्षेत्र में जाने से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो घबराहट एक अंदर से रहती है कि बेसिक नॉलेज हम कहाँ से गेन करें। तो अगर सोलर की हम ये बात करें कि बेसिक सा आइडिया उनको 1 महीने का या 2 महीने कोर्सेज टाइप का हो, तो क्या ये आपके इस फाउंडेशन में भी अवेलेबल है क्या, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन के थ्रू भी अवेलेबल है? फाउंडेशन में अवेलेबल है, 3 महीने के कोर्सेज अवेलेबल है। वो जो सोलर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सोलर कंपनी में काम करना चाहते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं। पर पहले मैं उनको ये कहूंगा, आजकल मैक्सिमम नॉलेज फ्री है। रिमेंबर, ये पुराना जमाना गया जहां पे बहुत सारे, सी आप स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप फिर वो कोर्स करिए, पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लीजिए। और उस इंटरेस्ट राइट। डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूट्यूब चैनल। जब राइट सुनने और सर। देखने से आपको बहुत सारी चीजें समझ जाए, जब आपका इंटरेस्ट फिक्स हो जाए, जब आपको क्लियरिटी आ जाए, तब आप जाके कर सकते हैं। या आप ऑलरेडी अगर इंजीनियर हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तब तो मैं बोलूंगा ठीक है, आप कोर्स ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप मान लीजिए 12th पास है या एंटरप्रेन्योर हैं, आप समझना चाहते हैं किसी चीज को, तो पहले यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, उसको देखिए, उसको समझिए। और ये जो जैसे फोरम्स डिस्कशन जो अभी हो रहा है, ऐसे फोरम्स को अटेंड करिए, कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करिए, वहां पे एक्सपर्ट्स को सुनिए, और ग्राउंड लेवल पे आपके गांव में, आपके शहर में क्या हो रहा है उसको देखिए, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन यू डू द कोर्स, देन वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा आपका, फिर आप एक रेलेवेंट क्वेश्चंस एक्सपर्ट से पूछेंगे, और जब रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके रेलेवेंट आंसर्स मिलेंगे, और आप फिर यू विल ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। अगर आप किसी में वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, सब मिलेगी। मेरा यही कहना है कि बहुत सारी नॉलेज फ्री है। अब मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, अभी हमारी डीजीईएफ ने एक यूट्यूब चैनल शुरू करा है जिसका नाम है एनर्जी डायलॉग
विथ राज सिंह निरंजन। सो वो एनर्जी डायलॉग विथ राज सिंह निरंजन आप देखेंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें मैंने कही हैं, चाहे वो ई मोबिलिटी के में क्या अपॉर्चुनिटीज है, सोलर सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और पावर सेक्टर वर्क कैसे करता है इसके बारे में भी कहे हैं। वो फ्री यूट्यूब चैनल है, यू कैन गो टू दैट यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं चैनल, उसमें आप जा सकते हैं पहले। राइट सर। सर बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज सर ने आपने बताई है। ये यूजुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कूद जाते हैं कि भाई ये कोर्स कर लो और सब कुछ, हाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लें, कॉन्फ्रेंसेस इस टाइप के अटेंड करें, फोरम्स इस टाइप के अटेंड करें जो आपकी फील्ड के हैं, और उसमें एक्सपर्टीज अपना देखें कि क्या वहाँ कैसे 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 क्या क्या बातें बताई गई हैं। उसको जब आप एक बार समझ लेंगे हल्का हल्का कि हाँ ये इसका ऐसा होता है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ प्रॉब्लम मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो जब आप ये बैकग्राउंड लेकर के कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो 2 महीने का 3 महीने का जो भी कोर्स है उसमें बहुत ही अच्छा आप गेन कर सकते हैं, और आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। वहां से आप लर्निंग भी अच्छा करेंगे और क्वेश्चंस भी सभी आप सॉरी सर, जो आपकी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है वही आप पूछेंगे और वही आपको एक आंसर्स मिल जाएंगे वहां से। तो सर ने भी बताया कि सर का भी एक चैनल है, एनर्जी डायलॉग्स एनर्जी निरंजन। डायलॉग विथ राज सिंह तो इस निरंजन। यूट्यूब चैनल के माध्यम, जी। जी, एनर्जी डायलॉग विद राज सिंह निरंजन, ये यूट्यूब जान सकते हैं। तो वहाँ जरूर से जरूर देखिए, और इसको देख करके यहाँ पर आप फील्ड में देखिए, और फिर उसके बाद जैसा अभी एक साइट का ये जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन का भी लिंक हम चलो प्रोवाइड कर देंगे इसको, इसी वेबसाइट पर ही डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन का भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और ये इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये आसानी से लिंक मिल जाए। सर सोलर वाले में जैसे सोलर का फील्ड, एक तो ये चीज हो ही गई है, उसका स्टोरेज की अगर बात करें, स्टोरेज पार्ट में, तो जो बैटरी वाला सेक्शन है वहां पर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को? स्टोरेज इज वन ऑफ द सनराइज इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने बोला कि सनराइज इंडस्ट्री में आप थोड़ा फोकस करें, तो फर्स्ट जी सनराइज सर। इंडस्ट्री की तो आशीष जी ने बात कर ली कि भाई ये आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर सेक्टर है, नंबर वन। ये एक सनराइज इंडस्ट्री है। जी सेकेंड सनराइज इंडस्ट्री या न्यू इंडस्ट्री है स्टोरेज। स्टोरेज में बैटरी एनर्जी स्टोरेज, और दूसरा आपका हाइड्रोजन एनर्जी आ रहा है। अब ये हाइड्रोजन एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज, इसमें इट इज कनेक्टेड टू ई मोबिलिटी ऑल्सो, एंड इट इज कनेक्टेड टू एनर्जी सेक्टर ऑल्सो। इसमें एंटरप्रेन्योर्स, उन एंटरप्रेन्योर्स को एंटर करना चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स एटलीस्ट इंजीनियरिंग या रिसर्च में थोड़े इन्वॉल्व है। सो उनके लिए, जो रिसर्च में इन्वॉल्व है, उनके लिए थोड़ा आसान सेक्टर होगा। अदरवाइज जो बेसिक है उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उस सेक्टर में एंटर करने के लिए। सो हाइड्रोजन एनर्जी अब नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में बहुत ग्रो करेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर, एंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो, नॉलेज रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो हायर। इन केस यू हैव दैट टेक्निकल और साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है कि भाई मैं समझूं साइंस को, इनोवेशन करूं, तब ये एनर्जी स्टोरेज वाला सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या आप टेक्नोलॉजी सेवी हैं, या आपको ज्यादा काम करने में या साइंटिफिक रिसर्च करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ये डेवलपिंग फील्ड है। सोलर जो फील्ड है या लैंड एक्विजिशन फील्ड है, वो सेट फील्ड है, इट इज नॉट डेवलपिंग। इसमें इनोवेशन बहुत कम, जितना इनोवेशन होना था मैक्सिमम इनोवेशन हो चुका है। लेकिन हाइड्रोजन एनर्जी में और बेस में इनोवेशन बहुत सारे होना बाकी हैं। अगर आप इनोवेशन कर सकते हैं तब आशीष जी, आप, मैं एडवाइस करूंगा इनको एंटर करने के लिए। अदरवाइज यू, देयर आर लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी विल डिस्कस। Solar is also one, you can take it up, and other opportunities also there, you can take it up. Hope I have answered the question, Ashish ji. So आशीष जी अभी मुझे विजिबल नहीं है, पर लेट अस कंटिन्यू द डायलॉग। कैन somebody tell me that if you can hear me? All right, no worries. So next,
लेट अस टेक एक और चीज है, जनरेशन। जनरेशन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कृष्णा मौर्य ने बोला कि आपको हम सुन सकते हैं, तो लेट अस कंटिन्यू द डायलॉग एंड आशीष जी ज्वाइन कर लेंगे, मे बी उनका नेटवर्क का कोई इशू है। सेकेंड है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो चैलेंज आता है वो आरओडब्ल्यू का चैलेंज आता है। आरओडब्ल्यू का मतलब होता है राइट ऑफ वे। अभी आपने सुना होगा राजस्थान में एक केस हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस। सो एक बहुत बड़ी एक चिड़िया थी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वो जब टेक ऑफ करती थी या फ्लाई करती थी तो इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता था, वो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी। तो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि भैया आप अंडरग्राउंड करो ट्रांसमिशन लाइन को। तो ये तो एक न्यूज आइटम है। पर ट्रांसमिशन सेक्टर में अब सोलर प्लांट आपने रिमोट एरिया में लगा दिया, लेकिन उसको इवैक्यूएट, पावर को इवैक्यूएट मार्केट में तो करना पड़ेगा, सब स्टेशन तक तो पावर पहुंचाना पड़ेगा। अब सब स्टेशन तक पावर पहुंचाने के लिए आपको राइट ऑफ वे क्लियर करना पड़ता है। राइट ऑफ वे मतलब कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को क्लियर, किसान की जमीन का अधिग्रहण नहीं होता है इसमें, किसी की भी जमीन ली नहीं जाती है। लेने का ऑप्शन है पर इट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि कॉस्टली पड़ जाएगी। आप, अगर आपके पास अप्रूवल है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है और आपके पास पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, नोटिफिकेशन इशू है और ट्रांसमिशन लाइन, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है उनके पास पावर होते हैं, उस केस में जो टावर बेस है, किसी भी प्राइवेट लैंड पे टावर बेस की लैंड आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं राइट ऑफ वे या ईजमेंट राइट बोलते हैं उसको। अब उस टावर बेस को यूज कर सकते हो, नंबर वन। दूसरा, जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में जो भी लैंड ओनर है वो लंबे पेड़ नहीं लगा सकता, लंबी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता। अब जब भी इवैक्यूएशन ऑफ पावर की बात होती है या राइट ऑफ वे की बात होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अगर आप अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप कर लो राइट ऑफ वे कॉम्पनसेशन में, कि भाई टावर बेस का कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, कॉरिडोर लैंड का कितना कॉम्पनसेशन मिल गया, जो डिम्यूनेशन ऑफ वैल्यू है उसका कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, या क्रॉप कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। भाई जब जब स्ट्रिंगिंग होती है टावर की, उस स्ट्रिंगिंग में आपको इक्विपमेंट्स ले जाना पड़ता है, तो अगर कुछ खेती हो रही है, चाहे वो कौन सी कोई भी फसल हो, रबी खरीफ जायद, वो डिस्ट्रॉय होगी। अब कितनी कॉम्पनसेशन किसान को देना है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के टाइम पे और फिर जब स्ट्रिंगिंग ऑफ टावर होती है उस समय एक्सपर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक्सपर्ट्स की जरूरत नंबर वन पड़ती है डिटरमाइनिंग कॉम्पनसेशन। सो आप अगर जितने भी गाइडलाइंस है, 2015 का गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2020 का गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन दोनों गाइडलाइंस को लेकर के जो रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी है स्टेट की, वो दोनों अच्छे से समझ लेते हो, तो आप ट्रांसमिशन कंपनीज को, क्योंकि जितना काम, जितनी जनरेशन कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट होगा, इक्वल इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन में होगा, अदरवाइज इट विल नॉट, बिजली पहुंच नहीं सकती आपके पास। तो जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लैंड एक्विजिशन की वहां पर है, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आरओडब्ल्यू की, राइट ऑफ वे में हेल्प करने की है। सो आप अगर टावर बेस का कॉम्पनसेशन, कॉरिडोर का कॉम्पनसेशन, ट्री कटिंग की एजुकेशन, और इसमें अगर कंपनीज की हेल्प कर सकते हो और बोल सकते हो मेरी एक्सपर्टाइज है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक रास्ता है ट्रांसमिशन। सर आशीष जी, क्योंकि आपका आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने ट्रांसमिशन को ले लिया, आप आगे ले सकते हैं जी। बिल्कुल सर, सही किया आपने। ये एक ट्रांसमिशन सेक्टर एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी सर ने बहुत ही बढ़िया बतलाई है कि यहाँ पर भी आप एक ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। सोलर पंप इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में। तो हाँ, सोलर पावर पंप जो है ये एक अच्छा काम चल रहा है। मैंने बताया भी था सबको कि एक ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला रखी है। इस स्कीम के अंतर्गत गांव गांव में सोलर पंप इंस्टॉलेशन का कार्य चल रहा है। तो इसमें भी हमारे स्टूडेंट सर लगे हुए हैं। और सर हम बात कर रहे थे स्टोरेज की, तो बैटरी वाले सेक्शन की बात कर रहे थे कि बैटरी में क्या क्या, स्टोरेज पार्ट में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर और जॉब के एक्सपर्ट के रूप में। सी, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन एनर्जी में मैंने ये बोला है कि ये थोड़ी हायर लेवल की नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी सेवी पर्सन कर सकता है। सोलर सेक्टर में या ट्रांसमिशन सेक्टर में इनोवेशन हो चुका है, अब वो स्लो जी इनोवेशन चल रहा है, उसमें काम करने की जरूरत है। स्ट्रेट अवे टेक्नोलॉजी इज क्लियर, आपको वो टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, वो धीरे धीरे ग्रो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट बैटरी में
और हाइड्रोजन में, एनर्जी स्टोरेज में इनोवेशन बहुत फास्ट और रैपिड स्पीड में चल रहा है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, आपका बहुत इंटरेस्ट है इनोवेशन में, तब मैं एडवाइस करूंगा आप, ये आपके लिए फील्ड खुला हुआ है, रेम्यूनरेटिव फील्ड है, आप उसमें जाएं, बिकॉज आपको पल पल इनोवेशन करना पड़ेगा। चाहे राइट वो सर। साइकिल में आपको बैटरी लगाना हो, चाहे आपको कार में बैटरी लगाना हो, चाहे आपको बैटरी का एनर्जी स्टोरेज करना हो, चाहे आपको मोबाइल में बैटरी लगाना है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का माइंडसेट चाहिए। अगर आपका इंजीनियरिंग का इस तरह का माइंडसेट है, तभी आप हाइड्रोजन एनर्जी और इसमें जाएं। अदरवाइज जो बाकी सनराइज सेक्टर है, जहां पे टेक्नोलॉजी, जहां पे स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, जैसे आरओडब्ल्यू में स्टैंडर्डाइज, अब कोई ये नहीं पूछता कि कौन सी तार लगानी है आपको ट्रांसमिशन के लिए, आपको दूसरे कंसल्टेंसी में आपको हेल्प करनी है, तो वहां पे आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। कि जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं, उनके लिए हाइड्रोजन और बेस में वो एंटर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजी। करेक्ट। राइट और सर। इसके बारे में मैं, इसमें भी ई मोबिलिटी का आप पूछेंगे ना जब चार्ज पॉइंट ऑपरेटर, उसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जी सर। तो सर अब यहाँ पर हम आते ट्रांसमिशन सेक्शन में आपने सर बतलाया, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में हमें कहाँ कहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन में जो 5 कंपोनेंट है पावर सेक्टर के, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जनरेशन इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी का मतलब है कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो कृष्णा मौर्य जी पूछेंगे कि सर जनरेशन डी लाइसेंस तो है, वो तो ठीक है, पर सर मुझे तो छोटा 10 किलोवाट का नहीं लगाना है, मेरे को 10,000 मेगावाट का लगाना है। तो कृष्णा जी, आप 10,000 नहीं 1 लाख मेगावाट का भी अगर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो डी लाइसेंस है, लाइसेंस ही लेने की जरूरत नहीं है। तो लाइसेंस आज खत्म है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, नंबर 1। लेकिन आशीष जी, अब मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि बाकी 4 सेक्टर आशीष जी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई, दे आर लाइसेंस्ड एक्टिविटी। इसमें आप लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। राइट सर। जनरेशन इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी। बढ़िया, आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन से था सर, पर मैं बिल्कुल उसको सर। थोड़े कॉन्टेक्स्ट में दूसरे में बता रहा हूं। जी सर। जनरेशन इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड सप्लाई इज अ लाइसेंस्ड एक्टिविटी। इसमें राइट एक सर। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ये है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी 16 स्टेट्स में। लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डिक्लेयर एरिया एज अ रूरल एरिया। जिस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट ने रूरल एरिया डिक्लेयर कर दिया है, उस एरिया में आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अगर आपने गांव में 1 मेगावाट का लगा लिया प्लांट, और बिजली गांव गांव में घर घर में प्रोवाइड करी, इंडिविजुअल आपका पावर परचेज अरेंजमेंट है, और आप उस उन्हीं को बिजली दे रहे हैं, उनसे बिजली पैसे ले रहे हैं। इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता। आपको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि दिल्ली शहर में या पूरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में आप बिजली दें, आपको बोल रहे गांव की एक कॉलोनी की बात हो रही है भैया। सो ये अपॉर्चुनिटी एनकैश अभी की नहीं है लोगों ने। मैं ज्यादा ऐसे एग्जांपल देखता नहीं हूं। जब जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की बात करूं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन क्लियरली ये बोलता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया को छोड़ करके, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया को छोड़ करके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को छोड़ करके सब रूरल एरिया है पूरा मध्य प्रदेश। मतलब उसने उल्टा बता दिया, उसने ये बोला कि ये जो बड़े बड़े शहर है जहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, छोड़ दीजिए, बाकी सब बाकी रूरल तो एरिया आपके में। बाकी सब आपके लिए खुला हुआ है। तो आप इतना पूरा मध्य प्रदेश, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी 18 स्टेट भी ढूंढ लीजिए, और अगर आपके स्टेट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो आप लेटर लिखिए कि भैया नोटिफिकेशन निकालिए, हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। तो आप मध्य प्रदेश में बड़ा गांव ढूंढ लीजिए, जो गांव में आपको लगता है कि वो बिजली के पैसे देने के लिए तैयार है किसी भी अमाउंट में, वहां पे जनरेटिंग प्लांट लगा रही, वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लिए ना। तो एटीएनसी जो एग्रीगेट टेक्निकल कमर्शियल लॉस होता है, उसका झंझट खत्म। भाई जब बिल्कुल आप सर। गांव में प्रोड्यूस कर रहे हैं, गांव में दे रहे हैं, तो अब क्या लॉस होगा भाई। ठीक है। बिल्कुल सर। और तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बाकी जो बिल्कुल बड़े सर। हैं डिस्कॉम्स, उनके लिए बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, वो मे भी चर्चा का विषय जब आप बनाएंगे तब मैं बताऊंगा आपको। तो आप नेक्स्ट टॉपिक ले तो सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये चीजें हमें पता नहीं थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो स्टूडेंट्स अब हमारे जो जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में, तो वो निश्चित रूप से इसको यहाँ पर अब सोच सकेंगे, इसमें अपना हाथ भी आजमा सकेंगे। यानी कि सर ने बताया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि
डिस्ट्रीब्यूशन का सर ने बताया कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी है, वहां पर आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जनरेशन के बाद फिर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिंग, सप्लाई, ये सब चीजें जो है आपकी ये लाइसेंस्ड एक्टिविटी हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि अगर आप रूरल एरिया में जाते हैं, जो एरिया रूरल डिफाइंड है, तो जहां नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि भाई ये एरिया रूरल है, वहां पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आपका डी लाइसेंस एक्टिविटी में आता है। वहां पर आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, तो आप सारे झंझट में से बच जाते हैं। तो वहीं पर आप अपना छोटा सा प्लांट लगाएं और उस छोटे से गांव में अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें और वहीं से अर्निंग कर सकते हैं आप। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी सर ने बताई है कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इससे बढ़िया मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर हमें मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब झंझट फ्री कह लीजिए इसको, एक जो छोटा शब्द मैं यूज करना चाहूंगा, झंझट से मुक्ति है। और जनरेशन भी हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है वहां पर आसानी से। फिर आप और नेक्स्ट सर जो, एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर आपका जी चल सर, गया बिजनेस अच्छे से तो आप एक्सपेंशन करिए, मतलब वर्ल्ड इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर तो उसमें एक बार जब जो इंटरप्रेन्योर चला जाता है तो फिर उसमें फिर वो समझ जाता है कि हाँ ये चीजें चल रही हैं और यहाँ इसकी डिमांड है, और वो अच्छा जी, काम कर लेते हैं उसमें। सर एक आपने बताया था रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर क्या ऑप्शंस रहते हैं रीडिंग एंड सप्लाई में? ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2003 के बाद खोल दिया गया है। अगर कोई बंदा नेटवर्किंग में अच्छा है और वो पूरी पावर कंपनी से कनेक्टेड है तो वो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है। इसका मैं थोड़ा सिंपली करके बताता हूं। मैं जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बन रहा था तो उन्होंने डिसाइड करा कि दो तरह के मार्केट्स हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पावर सेक्टर में। एक होगा होलसेल मार्केट और एक होगा रिटेल मार्केट, मतलब दुकानदारी वाला मार्केट, उसको रिटेल मार्केट, और होलसेल मतलब बल्क वाला मार्केट। ये दो मार्केट पावर सेक्टर के लिए बनाए गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर होलसेल और रिटेल में डिफरेंस कैसे करेंगे आप? भाई इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें डिफरेंस ये है, 1 मेगावाट प्लस का अगर आप मार्केट में जाते हैं तो वो होलसेल मार्केट है। अगर 1 मेगावाट लेस में आप काम कर सकते हैं वो रिटेल मार्केट है। तो अगर कोई बंदा नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग या नेट बिलिंग से एक रूफटॉप लगा करके एक घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है या हॉस्पिटल को सप्लाई कर रहा है तो वो रिटेल मार्केट में है। लेकिन कोई बंदा एंटरप्रेन्योर अगर कोई राजस्थान के पावर प्लांट से 5 मेगावाट लेकर के किसी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 90+ मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है तो वो होलसेल मार्केट है। 1 मेगावाट प्लस की आप डीलिंग कर रहे हो तो आप होलसेल मार्केट में, और उससे कम की कर रहे हो रिटेल मार्केट में। ये तो अब क्लियर हो गया। होलसेल मार्केट में मतलब 1 मेगावाट प्लस मार्केट में अब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स की जरूरत है। सो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? 10 बाय 10 का एक कमरा चाहिए लीज पे, नंबर 1। नंबर 2 कंप्यूटर चाहिए। नंबर 3 दो परमानेंट ऑफिसर्स चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, एक फाइनेंस का बंदा होना चाहिए। वो एमबीए फाइनेंस भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। इतनी ही रिक्वायरमेंट अगर आपने फुलफिल कर ली तो आप लाइसेंस लेकर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का बिजनेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आप एक बंदे से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे पूरे इंडिया में कहां कहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब गन्ने के खेत होते हैं, जब गन्ने को चीनी में बनाया जाता है तो उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं। वो पावर प्लांट हो सकता है 10 मेगावाट का हो, लेकिन वो चलता 6 महीने, क्योंकि 6 महीने गन्ने का प्रोडक्शन होता है, उसके 6 महीने बाद कंपनी बंद होती है। तो वो 6 महीने पावर प्लांट भी खाली पड़ा रहता है। आप उस पावर प्लांट को बोले कि भैया आप एक काम करो, पावर प्लांट चालू रखो, उस 10 मेगावाट का जो जो खरीदने वाला है वो मैं ढूंढूंगा। एक तरफ तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया पूरे अपने रीजन में या इंडिया में जहां जहां पे एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या बन सकती है। दूसरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया जो इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहती है सस्ते में, या सोलर से लेना चाहती है, या जो गन्ने के जो बिजली बायोमास से बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो लेना चाहती है। उन दोनों को मिलाने का काम जो कर लिया आपने, उसमें ट्रेडिंग मार्जिन मिलता है आपको। बिल्कुल तो सर। 7 उस जैसे आप जैसे कमीशन मिलता है ना, जो प्रॉपर्टी एजेंट होता है जब वो दो लोगों को मिलाता है, घर दिलाता है, तो उसको बिल्कुल कमीशन मिलता बिल्कुल। है। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेडिंग मार्जिन मिलता है। सो लेकिन आपको नेटवर्क, ये नेटवर्क का थोड़ा सा नेटवर्क इज नेटवर्थ बोलते हैं। सो आप बिल्कुल सबसे मिलिए, बातचीत करिए, समझिए सेक्टर को, देखिए लोगों से कहाँ का एक्सेस पावर है, कहाँ का जरूरत है, सबको फोन लगाइए। अगर आप बातचीत करने में अच्छे हैं तो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर बन सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आप यूपी में ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
उस केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसको बोलते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा नहीं मैं पूरे देश में करूंगा या 2 से ज्यादा स्टेट में करूंगा, उस केस में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो दिल्ली में। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आप अगर बिल्कुल स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से एक लाइसेंस लीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर का। अब आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग विद इन द स्टेट कर सकते हैं, परचेजिंग और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप पूरे इंडिया में करना चाहते हैं, 2 से ज्यादा स्टेट में करना चाहते हैं, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से आप लाइसेंस लेंगे और वो लाइसेंस मिलेगा तो आप पूरे इंडिया में करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो बंदे हैं, जो देखने वाले हैं, वो बोलते हैं नहीं सर हमें तो इंटरनेशनल करनी है भाई, पूरे वर्ल्ड में करनी है। तो ये भी अलाउड है, पूरे वर्ल्ड में अगर करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने गाइडलाइंस निकाली है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लीजिए 4 कंट्रीज हमसे कनेक्टेड है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अभी 4 कंट्रीज कनेक्टेड है, 2 कंट्रीज और कनेक्ट होने वाली है। एक तो मालदीव्स और श्रीलंका। श्रीलंका में काम शुरू हो गया है, अंडर सी लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे ग्रिड से। इंडियन ग्रिड, एक ग्रिड है, इंडियन ग्रिड से वो सब कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप अगर वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइंस है, आप सीईए की एप्लीकेशन देते हैं और लिखते हैं उस एप्लीकेशन को कि भाई मैं एक्सपोर्ट बांग्लादेश में करना चाहता हूं, तो आपको परमिशन मिल जाती है। सो आप तीनों लेवल पे कर सकते हैं, आप विद इन स्टेट कर सकते हैं तो आप स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस लीजिए, पूरे इंडिया में करना चाहते हैं तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस लीजिए, आप पूरे वर्ल्ड में करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अप्रूव कर रखा है सीईए को, वहां से ले लीजिए अप्रूवल। सो ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही है, सस्ता खरीदो थोड़ा महंगा बेचो और आगे बढ़ो। जैसा कि नॉर्मल ट्रेडिंग चलती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग है विद इन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट और अमंग द कंट्री। इस टाइप से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये 3 सेक्शन है जहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये बढ़िया है अगर आप 1 मेगावाट से ज्यादा का आप मार्केट जो है वो करते हैं, बिजली बेचना चाहते हैं, तो ये होलसेल मार्केट की तरह के रूप में आता है। और आपको जो सर ने बताया कि 10x10 का एक कमरा ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक आपका फाइनेंस का आदमी होना चाहिए, सीए भी हो सकता है। तो ये मिल करके आप अपना एक ट्रेडिंग बिजनेस ले सकते हैं, एक अपना लाइसेंस बनवा करके फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं परमिशन लेकर के। सर इसकी बात कर रहे थे हम कि ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया और सप्लाई की जो बात चल रही थी, सप्लाई भी हम फिर जैसे हमने ये ट्रेडिंग करी और सप्लाई के में भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद सर मेन हम मुद्दे पर आना चाह रहे हैं कि चार्ज पॉइंट ऑफ ऑपरेटर की बात आपने की थी सर। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हो सकते हैं? चार्ज पॉइंट ऑपरेटर को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ई मोबिलिटी कर देता हूँ। ई जी मोबिलिटी वर्ड है ना, उसमें क्या है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी जो आपके पास एज ए एंटरप्रेन्योर या सनराइज इंडस्ट्री में अवेलेबल है। चार्ज पॉइंट ऑपरेटर पावर सेक्टर के हिसाब से, मतलब एनर्जी सेक्टर के हिसाब से हम चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल को, या आप हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल को, या आप पेट्रोलियम प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल को। ठीक है, अब जो सनराइज सेक्टर है, जो पुराना है वो पेट्रोल वाला सेक्टर है, अब जो नया सेक्टर है सनराइज, वो ई मोबिलिटी वाला सेक्टर है। इसमें राइट। 3 तरह से आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आती है वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट की आती है, दैट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। उस फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में आप बात करेंगे ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, 2-3-4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स, सिटी बसेस, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, या ईवी चार्जिंग स्टेशंस मैन्युफैक्चरर्स। मैं मैन्युफैक्चरर्स बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरर्स, या ईवी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाती हैं। अब इन मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कितना आपके पास फंडिंग है, जहां पे आप किस लेवल की आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्या बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आप स्टूडेंट्स और उससे बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको या तो आईपीओ, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर एक तो सॉफ्टवेयर, ईवी सॉफ्टवेयर की बहुत जरूरत है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर में है, कोडिंग में आप अच्छे हैं, तो ईवी की चार्जिंग के लिए या ईवी ईवी व्हीकल्स के वर्किंग, क्योंकि अब ईवी टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, सॉफ्टवेयर पे वर्क करती है, वो अगर आप डेवलप करना सीख लें कोडिंग से, तो आपके लिए बहुत इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफी, मुझे लगता है, अच्छी होगी। दूसरी, मैं
चार्जिंग स्टेशन और सिटी बसेस बनाने को आपको नहीं बोल सकता अभी। अगर इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एम्बिशन, ओला है और आप बना सकते हैं तो प्लीज बनाइए, अच्छी बात है। मैं आपका लीगल एडवाइजर बनने का, आई विल बी वेरी हैप्पी टू बिकम योर लीगल एडवाइजर। बट एक चीज बताइए, इस केस में इनोवेशन को किसी ने रोका नहीं है भाई। आप साइकिल में भी तो बैटरी लगा सकते हैं। अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर खेत में जा रहा है काम करने, आप उसको अगर एक बैटरी मैन्युफैक्चर करके साइकिल में लगा करके उसको बोले घर में चार्ज कर लो और दादाजी आप चले जाओ वहां पे खेत में आराम से बैठ के दन दन आते हुए चले जाओ, ठीक है, और उसको मल्टीपल करो व्हीकल, आई थिंक सो ये विल हिट रहेगा। ये इनोवेशन का टाइम है। और आप अगर ऐसे इनोवेशन कर सकते हो भाई, बड़ी बड़ी भाई, अगर एक ही आदमी को ट्रैवल करना है या 2 आदमी को ट्रैवल करना है, उसको जबरदस्ती कार देने की क्या जरूरत है? उसको उसके लेवल की जो अफोर्डेबल लेवल है वैसा व्हीकल बिल्कुल प्रोवाइड करो, आपके ई व्हीकल, ठीक है। इसमें एग्जेम्पशंस भी है, छोटे व्हीकल लेने में परमिशंस भी नहीं है। आप गांव में मैन्युफैक्चर करो, बल्क में मैन्युफैक्चर करो, कभी 50 60 100, फिर उसको स्केल अप कर लो। तो ये मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है, उसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, वो ईवीएम की एक अपॉर्चुनिटी। सेकेंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ई मोबिलिटी प्रोवाइडर्स, उसको ईएमपी बोलते हैं हम। अपॉर्चुनिटी 2 उसमें होता है डिजाइनिंग, मॉडलिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जिंग स्टेशंस, किस तरह से उसकी डिजाइन बनेगी। दूसरा सेलिंग द चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन की मार्केटिंग करना है, क्योंकि अभी एक्सपेंशन हो रहा है। तो चार्जिंग स्टेशंस की आप टेक्नोलॉजी समझिए, उसकी मार्केटिंग करने में एक्सपर्टाइज लीजिए। इसकी बहुत एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी नौकरियां इसी की है सिर्फ, कि अभी क्योंकि अब अभी 70,000 पेट्रोल पंप है इंडिया में, वो सारे रिप्लेस होके बोलते हैं कि 1,50,000 चार्ज पॉइंट स्टेशन लगेंगे। तो इतने चार्जिंग स्टेशन लगने के लिए किसी ना किसी को तो मार्केट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई लगा लीजिए। तो ये अपॉर्चुनिटी है। फिर इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन जो करना पड़ता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिलिंग मैनेजमेंट एंड इनवॉइसिंग जो करते हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं भाई, जब आप अगर चार्ज पॉइंट ऑपरेटर लगाओगे, अब 1.5 लाख स्टेशंस लग रहे हैं, तो आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ओपन एक्सेस से लेना पड़ेगा, लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस देने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस देने पड़ेंगे, प्राइस डिस्कवरी करना पड़ेगा, लैंड ओइंग एजेंसीज आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन आपने कर लिया तो सारी कंपनीज बोलेंगी भाई इसको ले लो भाई, पीएलआई है तो पीएलआई। तो ये आप जो कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंस, वो समझ गए, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपकी, ये ई मोबिलिटी प्रोवाइडर्स की अपॉर्चुनिटी है। थर्ड जी अपॉर्चुनिटी है वो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स की है, फाइनल अपॉर्चुनिटी। चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स में 4-5 फैसिलिटीज हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट चार्ज पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट। सो घर घर में जो पॉइंट लगेंगे चार्जिंग पॉइंट, वो प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट लगेंगे। आप अगर उसके इंस्टॉलेशन में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं या वो सीख लेते हैं कहीं से, आपके लिए बहुत सारी नौकरियां अवेलेबल है। फिर उसके बाद पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, जो रोड्स पे लगते हैं उनको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं। आप इसमें फिर फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगेंगे, तो कुछ स्लो चार्जिंग स्टेशन होते हैं, कुछ फास्ट चार्जिंग स्टेशन होते हैं, उसमें भी बहुत जरूरत है। फिर बैटरी चार्जिंग स्टेशन होंगे, उसमें भी जरूरत है। फिर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन होंगे कि भाई बैटरी बदल दी। इसके जो एक्सपर्ट हैं अभी बहुत कम है। आप अगर इन एरियाज में अपनी ट्रेनिंग कर लें और इन एरियाज में आप डेवलप करें, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी मैं आशीष जी 3 लेवल पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फर्स्ट लेवल पे ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट में, सेकेंड लेवल पे ई मोबिलिटी प्रोवाइडर्स, भाई सेलिंग ऑफ द चार्जिंग स्टेशन, इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन, लीगल कंप्लायंस। थर्ड इज चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, सो चाहे वो प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट है, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है या फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, इनके तो लिए चार्जिंग ये फास्ट चार्जिंग। जी। होप तो आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बैक टू यू। ये सर बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने यहाँ पर। और एक बहुत ही और पॉइंट सर ने बताया कि इनोवेशन भी एक अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट सेक्टर में इनोवेशन भी ऑप्शन है कि जहाँ पर अफोर्डेबल व्हीकल आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसमें जो वो गांव का रूरल क्षेत्र से में अगर आप जा रहे हैं, वहां पर वो लोग बहुत महंगा खर्चा नहीं कर सकते। जो उनके पास अवेलेबल व्हीकल है उसमें आप क्या इनोवेशन कर सकते हैं जिससे कि वो सस्ता और मल्टी डायमेंशनल उसमें अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाए। जैसे चार्जिंग ऑटोमेटिक हो जाए, सोलर से चार्जिंग हो जाए,
थोड़ा सा साइकिलिंग करके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ऑप्शंस मिले, बैटरी भी जले, उनकी लाइट का भी व्यवस्था हो जाए उसी से। तो कुछ ऐसा इनोवेशन का भी हमें इसमें इस फील्ड में हम सोच सकते हैं, तो हमें सोचना भी चाहिए। और कर भी रखा है कई जगहों पर। मैंने देखा था कई यूट्यूब वीडियोस में, मैंने देखा कि कई जगहों पर जो बाइक्स हैं उन बाइक्स में भी इन्होंने काफी इनोवेशन कर किए हुए हैं लोगों ने गाँव में। और कुछ लोगों ने साइकिल में भी किए हुए हैं, जो कि साइकिल की स्पीड उन्होंने 20 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर तक उन्होंने पहुंचा दी है। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए, यहाँ पर हमें ऑप्शंस सर्च करना चाहिए कि जहाँ हम लोग अपने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज और एज एन एंटरप्रेन्योर दोनों ही ऑप्शंस अपने लिए खोल सकते हैं। उसके बाद फिर सर ने प्रोज्यूमर्स की बात करी थी कि जो हम लोग एक कंज्यूमर हैं अभी, वो हम प्रोवाइड भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सर वहां पर वो चीज थोड़ा सा पॉइंट आउट करिएगा। प्रोज्यूमर के लेवल में ऐसी कोई प्रोज्यूमर तो हम सभी हैं, उसमें ऐसी कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज है। ये वैल्यू चेन है पावर सेक्टर की, एनर्जी सेक्टर की। So राइट। prosumer, everybody is prosumer. So everybody is interacting with the grid sector. So you can advise all the prosumers how to move forward. So आप एडवाइजरी रोल भी प्ले कर सकते हैं, मिडिल मैन का भी काम कर सकते हैं कि भाई आपने एजुकेट कर दिया सोलर में, आपने 4-5 सोलर वालों से जो सोलर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनसे टाई अप कर लिया कि 5 आपके बंदे बन गए कि जो रूफटॉप लगा सकते हैं। फिर आपने घर घर जाकर के अपनी मार्केटिंग करी कि मैं आपको एजुकेट करूंगा, क्या कमीशन है, क्या बनेगा, कितने पैसे में लगेगा, और 2% टू 10% आप अपना मार्जिन ले सकते हैं। भाई एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी बिग गेम। आप सी, एक तो जो कंज्यूमर को या प्रोज्यूमर को और जो सोलर प्रोवाइडर है उससे जो मिलवाने का काम है वो बहुत बड़ा काम है। कई बार तो प्रॉपर्टी डीलर के बिना तो प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। सो ये बिल्कुल वाली सर। जो अपॉर्चुनिटी आपने सीख लिया, और इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, रिमेंबर। इसमें तो सिर्फ बिल्कुल आप सर। क्या करेंगे, आप 5 लोगों से बात करेंगे कि अच्छा सर आप सोलर प्लांट लगाते हैं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, और उनसे आप अपना एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट या अरेंजमेंट कर लेना कि भाई मेरा 5 to 10% मेरा होगा, क्योंकि आई विल एजुकेट द कंज्यूमर। फिर आप घर घर जाके आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कंज्यूमर को जरूरत होती है, किसकी। विन विन, ये विन 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 सिचुएशन है। विन सिचुएशन फॉर कंज्यूमर नंबर 1, कि भाई वो अपना रूफटॉप लगा रहा है तो उसका बिजली का बिल कम हो गया। विन सिचुएशन बिल्कुल। फॉर अ सोलर प्रोवाइडर, बिकॉज उसको अब ज्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं। विन फॉर यू, क्योंकि आपको एक अमाउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। फोर्थ, इट इज विन फॉर द वर्ल्ड। भाई क्लाइमेट चेंज भी तो आप बचा रहे हैं, दुनिया को बचा रहे हैं भाई। बिल्कुल सर, इनडायरेक्ट वे में हमने बहुत अच्छा एक काम कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है डीकमिशनिंग, लास्ट पॉइंट से बताया था डीकमिशनिंग सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने अब बैटरीज बनाई या ये सब चीजें बनाई, तो ये सोलर प्लेट्स बनाई हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी अंत होना है। तो वो किस तरीके से होगा, वहां पर भी निश्चित रूप से हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो वहां के बारे में सर प्रकाश डाल दीजिएगा। ये ये सनराइज इंडस्ट्री है, डीकमिशनिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। डीकमिशनिंग में एक्सपर्ट जो बन गया, ही विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी डीकमिशनिंग चालू होगी, अब नेक्स्ट लेवल पे चालू होगी बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स की। अब आपको इनोवेटिव आइडिया लगाना है कि आप कैसे डीकमिशनिंग में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, डीकमिशनिंग अब क्या होगा, रीपर्पस, कुछ जो पुराने सोलर प्लांट्स हैं उनको रिसाइकिल करके रीपर्पस करा जा रहा है। रीपर्पस मतलब क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो नई टेक्नोलॉजी, अब जैसे विंड के आप एग्जांपल ले लीजिए, विंड के जो भी एक जो विंड टरबाइन है वो पहले 400 to 500 किलोवाट जनरेट करता था इलेक्ट्रिसिटी। आज की तारीख में एक विंड टरबाइन 3 मेगावाट जनरेट करता है। अब तो उसको वो रीपर्पस करा जा रहा है। हाँ, जो 10 साल पुराने विंड है उनको रीपर्पस की, भाई इवैक्यूएशन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, ग्रिड फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, पावर परचेज एग्रीमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप 3 मेगावाट 500 किलोवाट की जगह जनरेट करेंगे तो आपका 6 टाइम्स का ज्यादा जनरेशन होगा, ज्यादा पावर मिलेगी। लेकिन वो जो 500 किलोवाट का जो विंड है प्लांट है, उसका क्या करें, वो बहुत बड़ी समस्या है। इसका मेरे को इनोवेटिव रास्ता नहीं है, मतलब मेरे को ये पता है इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई बंदा, कोई इंजीनियर अपना दिमाग लगा के सोचे कि अगर थर्मल पावर प्लांट पूरा बंद हो रहा है, बदरपुर थर्मल पावर प्लांट अभी बंद हुआ, उसका करना क्या है, मैं उसमें उसको बंद करने में, डीकमिशनिंग करने में क्या कर सकता हूं और क्या हेल्प कर सकता हूं,
उसकी दुकान चल जाएगी। अगर ये कोई आइडेंटिफाई करे कि जो टर्बाइन्स हैं जो डीकमीशन हो रहे हैं पूरे इंडिया का, nobody has, आशीष जी मैं इसमें ये कहना चाहता हूं, nobody has a perfect solution as of now. राइट All सर, राइट young सर। entrepreneurs have to identify the solution, go to that sector, understand that sector and tell them कि हम ये solution provide कर सकते हैं। So decommissioning बिल्कुल solar plant की, और decommissioning wind plant की, decommissioning thermal power plant की, इसमें opportunities हैं। हाइड्रो और न्यूक्लियर नहीं डीकमीशन हो रहे हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, पर इन सेक्टर्स में आप फोकस कर सकते हैं। राइट सर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने को जो इलेक्ट्रिकल की फील्ड के हैं, वो जैसे जो जिसका जो फील्ड है, थर्मल वाले थर्मल फील्ड में जाएं, वहां पर देखें क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे हम उसको आगे यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पर यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं। और ये डीकमीशनिंग का जो क्षेत्र है, आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा इनोवेटिव रहेगा आपके लिए और अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर आप मैं अपने आइडियाज जो एक दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ जी कि बहुत साल हमने काम किया पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। सो हमने 2015 में बोला कि सोसाइटी हैज गिवन अस अ लॉट, बहुत कुछ सोसाइटी ने दिया है हमें। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एलएलबी करी, 1600 रुपए पर सेमेस्टर फीस थी उसकी, और नंबर 1 कॉलेज था। और 1600 रुपए ये ऐसा नहीं कि मेरे पैसे से दिल्ली विश्वविद्यालय चल रहा था, वो तो हमारे जो प्रोफेसर की फीस 1.5 लाख थी, वो जो उनकी तनख्वाह थी। तो टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर की वजह से हम लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं। सो जब सोसाइटी हैज गिवन अस अ लॉट, व्हाट हैव वी गिवन बैक टू द सोसाइटी, ये क्वेश्चन था। तो 2015 में हमने ये बोला कि लेट अस आइडेंटिफाई पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चैलेंज इन पावर सेक्टर एंड स्टार्ट रिजॉल्विंग इट। ये हमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई करा कि हम एक काम करते, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नहीं करके एक बड़ी चीज करते हैं। और हमने कहा हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। तो हमने कहा हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम एक्सपर्ट्स को बोलेंगे कि आप डिसाइड करिए कौन सी बड़ी चैलेंज है जिसमें हम काम करें। तो हमने यूरोप से एक्सपर्ट्स बुलाए, हमने ईस्ट एशिया से एक्सपर्ट्स बुलाए, इंडिया में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटरी कमीशन, गवर्नमेंट से एक्सपर्ट्स बुलाए, और एक कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। और उनको सिर्फ एक चीज बोली कि आप आइडेंटिफाई करके बोलिए ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। तो एक दिन दिया। हम जो सोचते थे कि ऊर्जा के क्षेत्र में क्या है, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन डिस्कॉम की बड़ी प्रॉब्लम है, ये हम सोचते थे। एक्सपर्ट्स ने बोला नथिंग डूइंग, ये जो आप सोच रहे हैं एक्सपर्ट्स, ये गलत है। जो बड़ी चैलेंज कुछ और बताई उन्होंने बताई, एक नहीं है, 3 है। नंबर 1 बड़ी चैलेंज जो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने बताई है कि 1.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। सो 1.2 बिलियन लोग, हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं भाई। आपसे आपस में हम सब बात कर रहे हैं, आप लोग मेरे को सुन रहे हो, आपके घर में इंटरनेट है, आपकी बिजली घर में चमक रही है। लेकिन आप ये सोचो 40% दुनिया के पास बिजली नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम। सेकेंड चैलेंज उन्होंने बताया, 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए जो हमारी माएं हैं, काउडंग केक, ठीक है कि नहीं, और वुड यूज करती है। पूरी दुनिया में 3.2 बिलियन लोग जब खाना बनाते हैं तो लकड़ी से खाना बनाते हैं, कंडे से खाना बनाते हैं। जब वो खाना बनाती है हमारी माएं, तो वो पूरे जो पॉइजनस गैसेस खुद इनहेल करती हैं। और वो अकेले इनहेल नहीं करती है पॉइजनस गैसेस, उनका जो बच्चा जो 1 दिन से 10 साल का है, उसके पास भी कोई जगह नहीं, वो भी पास में बैठ के करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है हर साल 5 मिलियन पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। अभी तक कोविड में 2 साल में इतने लोग नहीं मरे, जो हर साल 5 मिलियन पीपल मरते सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन फ्यूल टू कुक फूड। वी आर ऑल लकी अगर हमारे यहाँ गैस सिलेंडर आ गया, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम जो एक्सपर्ट्स ने बोली कि इफ इन इंडिया पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 500 यूनिट से 1500 यूनिट है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर लिविंग, देन उसको कंपेयर करें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से, वहां पे पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 1500 से 15,000 यूनिट्स पर पर्सन पर एनम है। आप सोचो 500 से 1500 और 15,000 से 30,000, 35,000। इसको बोलते हैं एनर्जी पॉवर्टी, ऊर्जा गरीबी। अब जब ये 3 चैलेंजेस आपके साथ, अब इसको आप उल्टा कर दो, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई है, आप रिवर्स कर दो उसको, एक काम करो, बोलो अपॉर्चुनिटी।
अगर 1.2 बिलियन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं, क्या आप प्रोवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी? जो लोग ये सुन बिल्कुल। रहे हैं, क्या आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में? अगर 3.2 बिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड उनके पास काउडंग केक और वुड से अगर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग कर सकते हो? सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग का मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जा करके वो सोलर कुकर ले आओ, नहीं। मैं ये बोल रहा हूं पूरा खाना बनना चाहिए उससे। आप जब हॉट प्लेट लगाओ, वहां पे ऊपर आप बांधो सोलर का, और पूरा खाना, दिन दिन में हम लोग खाना खाते हैं गांव में भाई। अगर राइट आप ये सर। टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो भाई। पहले देखो चूल्हे में खाना बनता था, अब गैस सिलेंडर में खाना बन रहा है, ट्रांजिशन हुआ है ना। अब गैस सिलेंडर से शिफ्ट कर लो सोलराइजेशन ऑफ कुकिंग में। ठीक है, रोटी वोटी कुछ एक आध चीज बनानी है, आप थोड़ा सा जला लेना, मतलब देख लेना, थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज तो होता ही है, लेकिन कॉस्ट कम होगी। आपकी आपकी जो माए और उनको जो दिक्कत हो रही है बच्चों को, वो कम हो जाएगी दिक्कत, हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी देश में। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने इसीलिए ये फाउंडेशन बनाया, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन। डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन का काम है, अब ये एक चीज बात होती है, राइट की बात होती है, बहुत जगह पूरी दुनिया राइट्स की बात करती है पूरे समय। बेसिक नेसेसिटी लाइफ की बोले तो आशीष जी बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन अगर आपको या मुझे समुंदर में एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए, हमने देखे ना रॉबिन्सन क्रूसो, क्या बहुत सारे आते हैं जहां पे डिस्कवरी चैनल में आता है कि भाई किसी को आइलैंड में अकेला छोड़ दिया, सबसे पहले तो वो ढूंढता है रोटी खाना, वो करेक्ट है। लेकिन दूसरी चीज वो कपड़ा और मकान नहीं ढूंढता है, वो ढूंढता है ऊर्जा, वो ढूंढता है आग। तो बेसिक नेसेसिटी की जो डेफिनेशन हमने बना रखी है, रोटी ऊर्जा, रोटी कपड़ा मकान, वो पार्शियली करेक्ट है। सही डेफिनेशन होगी रोटी ऊर्जा कपड़ा मकान, चार चीजें। तो हमने अपना गोल बनाया कि जिस तरह से राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, सिमिलरली राइट टू एनर्जी भी फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ऊर्जा का अधिकार फंडामेंटल होना चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस में भी लिखा होना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव है हमारे फाउंडेशन का, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन, जो आप कोर्स की बात कर रहे थे, सर करवाता है। सो मैंने कहा वो छोटी सी चीज राइट टू एनर्जी के बारे में आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। तो होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, बैक टू यू आशीष जी। राइट सर, ये बहुत ही सही गोल लेकर के चले हैं कि एनर्जी को जो है हम सभी को मिलनी चाहिए, और ये वास्तव में नेसेसिटी है। और बिल्कुल सही बताया, अगर आप पुराना हिस्ट्री भी देखें तो हमने आग की जो खोज हुई, तो वो एनर्जी का ही एक रूप था, और एनर्जी हमें जरूरत थी। हमने मकान से पहले वो आग ढूंढने की कोशिश करी, और आग हम ढूंढे जिससे कि हम लोगों ने खाना बनाना और मकान से पहले पकाना। हमने आग ढूंढी है, कपड़ा और मकान से पहले आग ही ढूंढी है हमने, एनर्जी ढूंढी है, जी करेक्ट। जी सर। तो ये जो सर ने अभी डिस्कशन किया कि फोरम ने जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सर ने करवाए, उसमें तीन जो मेन प्रॉब्लम लोगों ने बताई हमारे एक्सपर्ट्स ने, और वो ही एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर भी हम लोग अपने को देख सकते हैं। तो आज मेरे ख्याल से डिस्कशन हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि जरूर जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी बहुत आनंद आया होगा, और वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा है। और सर थोड़ा सा जो डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन में जैसे आपने बताया कि ये एक आपने इसका स्थापना करी है, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3-3 महीने कोर्सेज चलाती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर, जैसे आपने पहले डिस्कशन कर लिया था कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर लेकर के आए तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर 3-3 महीने कोर्सेज और कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो बच्चे इसमें जानना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा करके सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, और फिर आप अपने को एज एन एंटरप्रेन्योर या जॉब के लिए रूप में आप अपने को वहां पर पा सकते हैं। तो सभी को मेरे ख्याल से सभी ने अपने प्रश्न पूछे, और उनको इस डिस्कशन से बहुत फायदा हुआ होगा। मुझे भी, क्योंकि मैं भी एनर्जी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी बहुत फायदा हुआ और बहुत सारी नई चीजें जानकारी मिली। और ये वेबसाइट्स जरूर हम लोग सर्च करेंगे, सर ने बताई हैं, डॉक्टर गोपाल एनर्जी फाउंडेशन। और जो सर ने यूट्यूब चैनल बताया, वो भी मैं आपको एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। सर एनर्जी डिस्कशन, एनर्जी एनर्जी डायलॉग्स विद राज सिंह डायलॉग विद निरंजन। राज,
करेक्ट। हाँ, तो ये एक सभी लोग इस यूट्यूब चैनल के थ्रू देखें। उसमें ये सर वेबसाइट भी डिस्प्ले हो रही है dgef.in। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, और सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी आप एनर्जी डिस्कशंस देख सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत होती है आपको इस फील्ड में, कोई क्वेश्चंस आपके मन में हो, कहीं फील्ड में प्रॉब्लम फंसी हो, लीगल प्रॉब्लम आपकी फंसी हो, तो सर एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत साल का एक्सपीरियंस है, और इंडिया में तो है ही है। तो आप वहां से परिवर्तन। मैं आग्रह करूंगा दर्शकों से कि आप इसी इसी चैनल में अगर कमेंट का ऑप्शन है तो आप कमेंट्स जो भी फेसबुक और जहां जहां लाइव स्ट्रीम हो रहा है उसमें आप कमेंट करके लिखें कि क्या क्या चीज आप एनर्जी सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, वो चाहे जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष जी से और तेज जी से और बाकी सब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर वो टॉपिक्स अगर वो मुझे दे दे तो उन टॉपिक्स पे हम एक और सेमिनार या डिस्कशन अगले महीने या जब भी टाइम लगेगा तब कर सकेंगे। तो बिल्कुल आशीष सर, जी, ये बस कहना चाहता हूँ मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बात है ये। और जो भी दर्शक हैं, जब भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो जो लोग इस फील्ड से जुड़े हों, और वो उसमें एक बार वीडियो को, चर्चा को जरूर सुने, और जो भी उनके कमेंट, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप कमेंट्स करके बताएं। और ये परिवर्तन ग्रुप, परिवर्तन स्टूडियो के माध्यम से, परिवर्तन मंच के माध्यम से हम आपकी जो भी बातें हैं उस सर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से इसका सामने आ सकें। और सर ने तो वैसे काफी कुछ चीजें हमें बताई हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा, ये एक अथाह सागर है एनर्जी का, तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और चीजें डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी हैं। लेकिन अब समय भी हमारा जो है वो काफी निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि सभी को बहुत फायदा हुआ होगा, सभी स्टूडेंट्स ने बहुत फायदा उठाया होगा। और अपने जो जूनियर्स हैं उन सबको भी बताइए, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आज का डिस्कशन रहा है। तो जो बेसिक बेसिक नॉलेज हम लोगों को नहीं होती हैं वो यहाँ पर हमें मिली। और एक सर ने बहुत ही एक सब चीजों को एक शामिल करके, एक चेन में बांध करके फिर हमें बताया है। तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये चीज, कि एक एक पर्टिकुलर, पहले सर ने बताया जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर दोनों को क्लासिफाई किया, फिर पावर सेक्टर का बताया, फिर एनर्जी सेक्टर का डिस्कशन बताया। तो ये सब चीजें आप देखिए और समझिए, और जहां आपकी समस्या हो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। और अब मैं आखिरी में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, साथ इसमें जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमें समय दिया। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि सभी लोग इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है, और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। एंटरप्रेन्योर के लिए के रूप में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और एज एन जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सर ने बहुत ही इलेबोरेटिव वे में बहुत ही अच्छा चीज डिस्कशन किया है। तो निश्चित रूप से फायदा होगा बच्चों को। क्योंकि आज 31 दिसंबर था, तो ज्यादातर बच्चे जो हैं वो आज आनंद ले रहे होंगे, नए साल के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। तो हो सकता है कि वो न जुड़ पाए हों, लेकिन अपने फ्रेंड्स सर्कल को अगर आप बच्चे सर्कुलेट करेंगे तो निश्चित रूप से सभी को बहुत फायदा होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत अमूल्य समय दिया हमें, इतना बिजी समय आपने निकाला हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि एक बताना चाहूंगा कि परिवर्तन मंच जो है सर, बच्चों के स्टूडेंट कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम हर 15 दिन में करता है। और आप ही जैसे महान विभूतियां जो है इस प्रोग्राम में आती हैं और हम लोग को जानकारी देते हैं, क्योंकि यूजुअली हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है हम लोग का। लेकिन सर ने, हमारे तेज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने एक मंच प्रोवाइड किया है कि हम लोग आप जैसे महान विभूतियों से मिल सकते हैं और बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हमें समय दिया आपने यहाँ पर। और परिवर्तन मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बच्चों को सब बता सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Ashish ji. Thank you, Parivartan, for organizing this wonderful program. Thank you for supporting Right to Energy movement. थैंक यू सर, थैंक यू।